अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग कल की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किए थे 50 क्वेश्चंस हियर एज वी हैव स्टॉप हियर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. Now we are going to discuss, I think we have already discussed 51 also. So now we are going to discuss from the 52. Here, the exact reactivity order for the carboxylic acid derivative is. उन्होंने इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा होता है उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि हमारे पास है एनहाइड्राइड, एसिटाइल एंड एस्टर. Then what is kind of the reactivity order in these compounds? So if you know that, you already know that our acid chloride group is most reactive compound, and then we have anhydride, and then we will have the ester. As you know that acid is very low in reactivity, while our anhydride is intermediate and our acyl chloride is मोस्ट रिएक्टिव. अगर मैं आपको इसकी वजह बताऊं तो आप गौर से सुनिए ज़रा. देखिए यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप तो हर एक कंपाउंड में मौजूद है. As you know that we have acid chloride. Chloride have more electronegativity as compared to your ester group and as compared to your anhydride group. These have more electronegativity. And this carbonyl carbon will have the more partial positive charge, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे आयन के जो रिएक्शंस होते हैं ना, कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से आकर अटैक कर जाएगा और हमारा जो Cl ग्रुप होता है ये अच्छा लीविंग ग्रुप होता है और ये इजीली रिमूव हो जाता है एज कम्पेयर टू एस्टर एंड दी एनहाइड्राइड. लेटर आफ्टर असाइल क्लोराइड विल गेट दी एनहाइड्राइड. इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और उसके बाद हमारे पास एस्टर आएगा, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी. तो अब आप लोग जानते हैं कि पहला हमारा है एसिड क्लोराइड, उसके बाद एनहाइड्राइड एंड उसके बाद एस्टर, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में. नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे देखें, दैट इज बेस्ड ऑन दी फिजियो, यू सी हियर, based on the physiochemical properties, proteins may be classified into the following types: simple proteins, compound proteins, derived proteins, या all of the above. As you know that हमारे पास simple proteins होती है ना. सिंपल प्रोटीन्स हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे कि एलानिन वगैरह, ये हमारी बॉडी में होती हैं और उनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. कंपाउंड प्रोटीन्स भी हमारे पास प्रेजेंट होती हैं. इसके अलावा डिराइव्ड प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी में होती हैं जो कि मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनती है. तो हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो कि प्रोटीन्स के होते हैं जिनमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं. देन आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन दी फंक्शंस थायरोक्सिन कैन बी क्लासिफाइड एज. सबसे पहले तो आप देखिए कि थायरोक्सिन है क्या. बायो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि थायरोक्सिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है और थायरोक्सिन किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है. तो ये हमारे पास क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारे पास ये होगी हार्मोनल प्रोटीन. अगर आपको ये नहीं भी पता है कि ये प्रोटीन का बना होगा तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक हार्मोन है और ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ये पता होता है क्योंकि वो ऑलरेडी बायो में पढ़ चुके होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है एल एस्पारजिनेज एंजाइम हैज़ बीन यूज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ. उन्होंने हमसे पूछा है कि एल एस्पारजिनेज जो हमारे पास एंजाइम होता है वो किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है. फर्स्ट ऑप्शन है जॉन्डिस, सेकेंड है ब्लड कैंसर, थर्ड विकेट्स एंड द फोर्थ वन इज हार्ट डिजीज. एंड दिस ऑप्शन इज ब्लड कैंसर, राइट. ऑप्शन बी इज राइट. ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट में हमारे पास एल एस्पारजिनेज एंजाइम यूज्ड होता है और ये ब्लड कैंसर की कौन सी टाइप होती है, ये हमारे पास आ जाती है ल्यूकेमिया. इफ आई राइट इट हियर then you will find that leukemia. तो ये हमारे पास ल्यूकेमिया के लिए यूज होता है. नेक्स्ट चलते हैं, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑक्साइड. The answer will be superoxide. This is given in your book that the potassium forms superoxide on reacting with oxygen, so it will form the superoxide. Then almost rubidium and cesium, that is the member of the same group, also react with oxygen to form the superoxide. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57.
मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म, हमारे पास जो मैग्नीशियम होती है वो रिएक्ट करती है नाइट्रोजन के पास। सबसे पहले तो आपको ये रिमेंबर करना है कि आपके पास मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी होती है। मैग्नीशियम हमारे पास +2 वैलेंसी में मौजूद होता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारे पास आएगी -3। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगी और हमारे पास सबस्क्रिप्ट में आ जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम with the 3 here and nitrogen with 2 here. So we will get the Mg3 and 2. This is our right answer. Let's see next question. Densities of the alkali metals are low due to, first of all, density का फॉर्मूला क्या होता है अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आता है D is equal to M बाय V। जो हमारे पास ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है, जहाँ पे वॉल्यूम नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा डेंसिटी उतनी ही लो होगी। अब उन्होंने ये तो बता दिया है कि अल्कली मेटल्स की डेंसिटी हमारे पास होती क्या है, लो होती है। अगर अल्कली मेटल्स की डेंसिटी हमारे पास लो होती है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आएगा आंसर ड्यू टू दी लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम। एंड आगे चलते हैं। In third series of the transition elements, paramagnetic behavior is maximum for the manganese and chromium, titanium, vanadium और zinc। हमें इनमें से बताना है कि किसके लिए। उन्होंने एक तो हमें बता दिया है कि क्रोमियम के लिए हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा है, एज यू कैन सी हियर कि क्रोमियम के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो अब हमें ये देखना है कि हम बाकी और दूसरा कौन सा है हमारे पास जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा होगी। As you can see here is the manganese +2। और अब हमारे पास सबसे पहले देखिए कि एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज क्या है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, क्रोमियम का होता है हमारे पास 24, टाइटेनियम का होता है 22 और वेनेडियम का होता है हमारे पास 23। If I draw it as a straight line, this belongs to here, it is belong to here and it belongs to here. For the in the case of the zinc, you already know that this gives the diamagnetic property, okay, because it is a non-typical element. So here you have the 24 for the chromium, here you get 25 electrons. In the case of manganese +2, you will get 2 electrons removed and you will have the 5 electrons in the D shell. In the case of chromium you will have 4, in case of titanium you will have 2, in case of vanadium you will have 23, it means 3 electrons in its d subshell. As you know already know that in the transition elements the first digit always gives you the information about the electrons that will be in the d orbital, because जो electrons यहाँ पे लॉस हुए हैं वो s orbital से लॉस हुए हैं, d से नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डेट गिव्स द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इस केस में हमारे पास 4 है, इस केस में 2 है, इस केस में 3 है। तो अब हमारे पास 5 के बाद जो ऑप्शन बचता है वो 4 का। तो इस वक्त हमारे पास जो सही आंसर होगा वो आपके पास कौन सा होगा, वो आपके पास होगा ये क्रोमियम का। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। Here the electronic configuration of the chromium, यानी कि प्रोटॉन नंबर जिसका कितना है आपके पास 24 है, प्रोटॉन नंबर है आपके पास 24 और एलिमेंट क्या है आपके पास क्रोमियम का। तो वो आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा। सबसे पहले तो आपके पास है कितना 24, एज यू नो दैट हियर यू गेट 24। इफ यू हैव 24 it means 4 electrons are present in your d subshell, but and s will be have the 2 electrons, as you know that s subshell filled before the d subshell. But in this case 4 electrons if they present in the d subshell and 2 in the s, होनी तो यही चाहिए था लॉजिकली, बट ये हमारा आंसर गलत होता है। इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अगर हमारे पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और बाकी का 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा
यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो हमारे पास D5 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगी वो ये आएगा ऑप्शन D5 4S1, ये हमारे पास ठीक होगा। तो इससे आप लोगों को ये भी पता चल गया कि किस तरीके से हमारे पास जो पहले था ना ये कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसका ज़्यादा होगा मैंगनीज के अलावा, तो वो हमारे पास किसका होगा, वो हमारे पास क्रोमियम का होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसीज आर, कौन सा है जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करेगा? कॉपर है, स्कैंडियम है, जिंक है या क्रोमियम है? ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक तो ये डायामैग्नेटिक होता है, ठीक हो गया। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी होती है डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कलरलेस होता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी हमारे पास आती है कि ये हमें नॉन वेरिएबल वैलेंसी देता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है जिंक एलिमेंट की, और जो भी कंपाउंड जिंक के ग्रुप में प्रेजेंट होंगे उस एलिमेंट्स की। तो ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि प्रॉपर्टीज दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहेंगे इन्हें? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जितनी भी बातें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताती हूँ ना, इन्हें याद रखा करें, क्योंकि यही वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं नेक्स्ट, जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हो सकते हैं 2021 के एमटीकैट टेस्ट में। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 62। सिलेक्ट दी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग्स टू एरीन फैमिली। अब सबसे पहले आपको देखना है आपकी एरीन फैमिली होती क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो फैमिली होती है ना, उसे कहते हैं हम लोग एरीन फैमिली। कौन सी? एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो फैमिली होगी उन्हें हम लोग कहेंगे कि ये हमारी एरीन फैमिली होती है। एरीन फैमिली कौन सी होती है? एरोमेटिक कंपाउंड्स की फैमिली। अगर आप यहाँ पे देखें तो एरोमेटिक के एरोमेटिक, as you will see here, TIC आएगा इधर, if I write it here, I इधर आएगा। okay, next just see here what are these. This belongs to alkene family as this is ethene. This is gives us the ether because functional group तो आप लोगों को पता ही है अब। और ये हमारे पास आ जाएगा एमीन ग्रुप, और ये हमारे पास आ जाएगा बेंजीन रिंग। तो आपको पता है कि इन सब में से हमारे पास बेंजीन ही है जो कि एरोमेटिक करता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर में आपको कुछ एरोमेटिसिटी मिलेगी। बेंजीन स्ट्रक्चर जिस वक्त हमारे पास बेंजीन डिस्कवर हुआ था उसी वक्त तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड शुरू हुए थे, तो इसमें कौन आ जाएगा? बेंजीन आ जाएगा, जो कि मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर है फॉर दी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। ये भी पूछा जा सकता है, जस्ट रिमेंबर इट। आप जब बैठे तो अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाया करें, ताकि आप इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हो उन्हें हाईलाइट कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं 63 की तरफ, डेट इज द टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म एग्जिस्टिंग इन अ कंपाउंड ऑफ अ मोलिकुलर फार्मूला ऑफ C2H6O इज। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आपको देखनी है। सबसे पहले देखिए ज़रा, इसमें कोई है आपके पास फंक्शनल ग्रुप? अगर आप देखें इसमें तो क्या आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है? हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 कार्बन है, तो हाइड्रोक्सल अगर पहले कार्बन पे लगेगा तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, दूसरे कार्बन पे लगेगा तो वहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पोजीशन तो हरगिज भी नहीं हो सकती। अगर आप कहते हैं कि मैं चेन में देखूं कि चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है इसमें, तो 2 ही तो कार्बन है, कौन सी चेन आइसोमेरिज्म होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो तो लंबी चेन होनी चाहिए उसके लिए। फिर मेटामेरिज्म आ जाती है, क्या इसमें मेटामेरिज्म हो सकती है? मेटामेरिज्म भी इसमें नहीं हो सकती। फिर आगे देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है? हाँ, प्रेजेंट हो सकता है। आपको पता है कि आपका जो भी एल्डिहाइड ग्रुप हो या कोई कीटोनिक ग्रुप हो, कौन सा हो? एल्डिहाइड हो और कीटोन हो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट मींस इट कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ एल्डिहाइड, और इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द कीटोन। कीटोन में ये आपके देगा एसीटोन, और एल्डिहाइड में ये आपको देगा एथेनल, एथेनल ETHANAL, एथेनल। तो ये आपके पास जो इसका आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 64। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नहीं दिए हुए, इन ऑप्शंस को हम लोग अपनी लास्ट वाले जो पार्ट होगा उनमें देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स।
नेक्स्ट चलते हैं आगे 24 की तरफ। 65 आपका एक हो गया 64, इसके अलावा 2 और क्वेश्चन हैं जो कि मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है जेनरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्कीन इज, यहाँ पे नोट करें एल्कीन का पूछा है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही वो अल्कीन को पढ़ते हैं और खामोशी से जाते हैं और आराम से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन गलत होता है। ये आपका क्वेश्चन गलत होगा ऐसे। बट इफ यू सी, then if you click here in this portion CnH2n that is for alkene, तो ये आपका ऑप्शन ठीक होगा। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका साइक्लो अल्केन जो होता है वो साइकिल्स की फॉर्म में होता है। जिस वक्त आपका कोई भी कंपाउंड साइकिल्स की फॉर्म में होगा तो एक जो हाइड्रोजन होगा ना, H2 जो होगा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, वो रिमूव हो जाता है बिकॉज आपका फर्स्ट वन और लास्ट वन जो कार्बन होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं, इसके अलावा कि वो इन हाइड्रोजन के एक एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, जिसकी वजह से आपके पास हाइड्रोजन का एक वो जो 2 हाइड्रोजन होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका +2 था ना वो कट जाएगा और सिर्फ 2n रह जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि आपका एल्कीन और साइक्लो एल्कीन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, डेट इज CnH2n। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में देखेंगे 66 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। और इनमें मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस बताए हैं जो इस पेपर्स के अलावा है, तो उनको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यही वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि वो अगले MDCAT में आए। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर यू so that you can solve your paper easily in 2020 MDCAT 1 MDCAT। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस किस्म के क्वेश्चंस की। यही वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वही रिपीटेड किए जाते हैं, ताकि एक ही किस्म का उन्होंने कॉन्सेप्ट लेना होता है और उसके मुताबिक उन्होंने क्वेश्चंस देने होते हैं। तो अगर आप इन्हें नोट डाउन करेंगे, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, इसी मेथड से, और आप ईजिली हल कर सकते हैं। चलिए अब इजाज़त दीजिए, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।